कंपाउंड्स का पार्ट 2। आयनिक कंपाउंड्स का पार्ट 1 मैंने पोस्ट कर दिया है वीडियो, और आप लोग उसको ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही बारीकी से मैंने आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसकी मतलब उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था लास्ट वीडियो में। डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्चुअली चार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए दिए थे। उन 4 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स में मैंने आपसे कहा था कि 2 तो बहुत ही इजी है, जो लास्ट के 2 थे, थर्ड और फोर्थ वाला, वो बहुत ही इजी था। मतलब पुराना जो मैंने वीडियो में जो एक्सप्लेन किया था उसी से मिलता जुलता था। पर पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा उनसे अलग है। तो आज सबसे पहले हम लोग उसी को बना के देखते हैं। मतलब कि जो ऊपर के दोनों थे, फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को दिया था, वो दोनों हम बना के देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने आप लोगों को, पहले तो हम हेडिंग डाल लें, आयनिक कंपाउंड्स का पार्ट 2 है ये। ऑलराइट, नाउ तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को दिया था सोडियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो हमें बनाना है वो बनाना है Na2O का, ठीक है। Na2O मतलब क्या कि इसमें भाई आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, एक मेटल और एक नॉन मेटल से। तो यहाँ पे हमारा मेटल है सोडियम और नॉन मेटल है हमारा ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो भाई, सोडियम ये रहा, हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, पता तो चले कि किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको इलेक्ट्रॉन देना है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मतलब 2,8,1, ठीक है, 2,8,1। ऑक्सीजन का मतलब एटॉमिक नंबर 8 यानी कि 2,6। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेना चाहेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो सोडियम को, अब जरा यहाँ पे समझो, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, ठीक है। एक से उसका काम नहीं होगा, तो वो क्या करता है, 2 सोडियम को बुला के लाता है, ठीक है। वो 2 सोडियम को बुलाएगा। जब वो 2 सोडियम को बुला के लाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से लेगा। इस तरीके से सोडियम और ऑक्सीजन दोनों स्टेबल हो जाएंगे। आइए देखते हैं इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखो, ये रहा सोडियम, कितने सोडियम चाहिए हमको, 2। तो ये रहा एक सोडियम और ये रहा एक सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन। हम हमेशा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाते हैं। ये सोडियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा सोडियम, इसका एक इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, एक, ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स, प्लस ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बनाएंगे, कितने हैं, 6। तो ये रहे वो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको डब्बे में डाल दो। अब क्या होगा, ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा स्टेबल होने के लिए। तो हम कैसे देंगे, ये रहा, इसको ऐसे करके दिखाना है, डब्बे के अंदर पहुंचाना है, एरो को ध्यान रखना है इस बात का। ये रहा दूसरा इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है यहाँ पर आयंस लिखने की, मतलब चार्जेस को लिखने की। सोडियम भले यहाँ पर 2 है, बहुत बार मैंने ये बात बताई है कि जब यहाँ पर कितने भी हो, पर जब हम लोग आयंस के बारे में लिखने जाते हैं तो हम हमेशा एक ही बार लिखते हैं। तो सोडियम मैंने यहाँ पर लिख दिया है एक बार। एक सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। देने वाले लोग महान होते हैं, इसलिए उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव कैरेक्टर होता है उनका, इसलिए सोडियम के ऊपर आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो भले यहाँ पर 2 सोडियम है, पर लिखना हमें एक के बारे में है, और एक ही के बारे में देख के, एक ही को देख के हमें उसके ऊपर चार्ज लगाना है। 2 सोडियम से थे, 2 सोडियम थे, ये बात आप कैसे बताओगे, नीचे 2 लिख के। याद रखना, नीचे 2 लिखना है, यानी कि दोनों को साथ में ऊपर लिख दो या दोनों को साथ में नीचे लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी, मतलब दोनों का अलग है, ठीक है। तो नीचे 2 लिखना है, मतलब कि 2 Na पॉजिटिव, एक ये Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देके बन जाएगा, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन देके Na पॉजिटिव बन जाएगा, 2 Na पॉजिटिव, लगा दो ब्रैकेट। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के थे, ये रहे वो 6 इलेक्ट्रॉन्स खुद के। उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसी ने क्या किया, ले लिया, तो ये रहा
2 इलेक्ट्रॉन जो उसने सोडियम से ले लिया, डब्बे के अंदर बंद कर दो इसको। अब ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना लगेगा, भाई उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो लेने वाले के ऊपर कौन सा चार्ज लगता है, नेगेटिव चार्ज लगता है, तो यहाँ पर हम -2 या 2 नेगेटिव लिख लो या -2 लिख लो, दोनों ही चीजें चलेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 नेगेटिव लिख दिया, ये बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड। इसको ड्रॉ कर लो, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा बनाते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था वो था कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO। दूसरा वाला हमारा क्या था, CaO। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है, कैल्शियम होता है 20 का मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। जोड़ो सबको, 20 आना चाहिए, 8 और 2 10, 8 और 2 10, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, ये क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, भाई वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये शेल गायब और आउटर मोस्ट शेल ये वाला हो जाएगा और ये पहले से ही फुलफिल्ड है, ये बातें बता चुके हैं हम, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम ने दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 2,6, उसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए। तो बड़ी आसान सी चीज है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम को देना है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए, सिंपल सी चीज हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसी चीज को बना लेते हैं, ये रहा कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम को कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में 2 है, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रहे कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये रहे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम को ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देना है तो वो कैसे देगा, इस तरीके से आप दिखा देंगे, कैल्शियम ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। अब बात करते हैं चार्ज की। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ज होता है, क्योंकि गलती ये चीज तो आप बना लोगे पर गलती यहीं पर होती है चार्ज लिखने में। अच्छा, कैल्शियम को कितना चार्ज होगा, उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसने, 2 दिए, तो जब वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज कितना आएगा, 2 पॉजिटिव। जो देने वाले होते हैं वो महान लोग होते हैं, इसलिए उनका पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, इसीलिए पॉजिटिव। उसके बाद फिर ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के ये 6 खुद के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, और उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रॉन उसने कैल्शियम के लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने किसके लिए हैं, कैल्शियम के लिए हैं, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से बना दिया। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो लेने वालों के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए 2 नेगेटिव। ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ठीक है, इसको बना लो। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको एक छोटी सी लिस्ट दे रही हूँ जिसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आप लोगों को पता होना चाहिए, लिख लो। देखो NaCl ये हम कर चुके हैं, NaCl और KCl दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, एकदम सेम होगा, बस जहां जहां Na वहां वहां K लगा देना है आप लोगों को। ठीक इसी तरीके से Na2O, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, जो कि हम लोगों ने इसी वीडियो में पहला वाला किया, सोडियम ऑक्साइड और K2O दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सेम होगा, बस सोडियम की जगह पे पोटेशियम लगा होगा, ठीक है। अगला देखो MgCl2 और CaCl2, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड हमने इसके पहले वाली वीडियो में कंप्लीट किया था, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एकदम सेम होगा। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सेम होगा। अब देखो इन्हीं में से घुमा फिरा के आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, इन्हीं में से घुमा फिरा के, इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
नहीं पूछा जाता, आप इस चीज को एज अ गारंटी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एक और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो पूछा तो नहीं गया है अभी तक, पर आपको आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना क्लियरली समझ में आ गया है तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स Al2O3, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद से बना के देखिए। अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे खुद से बन गया, ठीक है, खुद से समझ के बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है आयनिक कंपाउंड का, ये पूरी तरीके से एकदम अच्छे से कंप्लीट समझ आ गया, ठीक है। इसको बनाना और कमेंट में मुझे लिखना, बताना कि किस किस का बन गया है, लिखना जरूर, मैं देखूंगी कि किस किस का Al2O3 बन गया है। अगर नहीं बनता है वो भी कमेंट में डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में Al2O3 का स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ले। आयनिक कंपाउंड की हेडिंग डाल लो, इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो इसको। चलिए, लिख लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक ही पूरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लेते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलो, अच्छा, और प्रॉपर्टीज याद रखना कि क्लास में ही, मतलब इसी वीडियो में ही आपको चार प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। चारों प्रॉपर्टीज आपको एकदम अच्छे से याद हो जाए क्लास में ही, ठीक है। यही मेरा मोटिव रहेगा और आपका भी होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना, चारों गारंटी के साथ याद हो जाएंगे। देखो, ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, जरा दोबारा पुरानी वाली जो वीडियो थी, इसके पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें जो बातें मैंने बताई थी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड बनता है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं। क्लियर? एक मेटल और एक नॉन मेटल, मेटल इलेक्ट्रॉन को देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन देता है नॉन मेटल को, तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब एक मेटल एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, ठीक है, वर्ड ध्यान से सुनना, ट्रांसफर होता है, तो आयनिक एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और उस कंपाउंड को जो बना उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि भाई मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर चार्ज लगेगा, है ना, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिया, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर भी क्या होगा, चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि इस कंपाउंड में चार्ज बनता है, चार्ज मतलब आयंस, हम क्या बोलते हैं भाई, ये क्या है, जब मैं ये लिखती हूँ Na, तो मतलब मैं क्या बात कर रही हूँ, एटम की, सोडियम का एटम। पर अगर मैं इसके ऊपर पॉजिटिव लिख दूं तो हम क्या बोलते हैं, इसको आयन बोलते हैं कि नहीं, है ना, तो आयंस बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से क्लोरीन अगर मैं ऐसे लिखूं तो मतलब एटम, और अगर मैं इसके ऊपर चार्ज लगा दूं तो ये क्या बन गया है भाई, आयन बन गया है, ठीक है। तो भाई जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग NaCl की बात करें, तो सोडियम एक मेटल है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, दोनों के बीच में क्या बन जाता है, बॉन्ड, तभी जाके NaCl का नाम तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, तभी जाके आपका NaCl बनता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन हुआ, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन, आयंस का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए हम इसको आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। दिस वाज जस्ट अ रिविजन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉपर्टीज। अब देखो, ये तो चीजें हमें समझ में आ गया कि मतलब आपको प्रॉपर्टीज में कुछ चीजों का यह ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज वो ये है कि आयनिक कंपाउंड्स जो है वो आयंस से बने होते हैं, मतलब चार्ज से बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अब पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखो, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, सारे आयनिक कंपाउंड्स आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, ठीक है। सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। क्वेश्चन ये है क्यों, ठीक है। इसलिए क्योंकि देखो, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता है किसका होता है? जब दो ऑपोजिट चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब
दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, पढ़ा है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच में है, दो चार्जेस के बीच में, दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में, उसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्या बुलाते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब भाई आयनिक कंपाउंड्स में भी तो वही हो रहा है, देखो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, क्यों, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हमने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, पढ़ा है। तो आयनिक कंपाउंड्स में भाई चार्ज है और चार्ज एक दूसरे को एकदम अच्छे से अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से अट्रैक्ट करके, बहुत पास पास है, दूर नहीं जाने दे रहे। That is why, because of this strong force of attraction between the ions, between the charges, आपका आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है, बिकॉज द पार्टिकल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है कि अगर आप एग्जाम में ये वर्ड ना लिखे तो आपका आधा नंबर कट जाए, ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपका यही वर्ड टीचर ढूंढ रहा हो आंसर में, और अगर आप नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई है, पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई है कि these, लिखते चलिए, आर फाउंड इन कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, because of strong electrostatic force of attraction, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या याद रखना है, सॉलिड स्टेट। कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। चलिए, अब क्योंकि भाई ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेल्ट आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड को मेल्ट करना, उनको पिघलाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। मतलब क्या, कि उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप क्या बताएंगे, बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो कि दे हैव very high melting point, MT मतलब melting point, because of strong electrostatic force of attraction, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप जितना ज्यादा मेंशन करोगे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl जो नमक होता है, ठीक है, जो नमक हम लोग घर में यूज करते हैं, उस नमक को आप पिघला सकते हो क्या, नहीं। ट्राई करो, कभी कढ़ाई लो और उसमें नमक डाल दो, खूब सारा नमक डाल दो, गर्म करो उसको, नमक पिघला नहीं पाओगे आप, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी वेरी हाई। उसको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। इसीलिए कभी अगर आप लोगों ने केक वगैरह बेक किया हो घर पे, कुकर में, माइक्रोवेव में नहीं, अगर आपने केक वगैरह बनाया हो घर पे, तो कई बार अगर आप YouTube पे इस चीज की रेसिपी देखोगे, YouTube तो भाई हर चीज में आगे हो गया, अब तो कुछ भी आप जान सकते हो YouTube से। तो अगर आप कहीं पर भी किसी से पूछते भी हो ऐसे सिंपली, तो वो आपसे यही कहेगा कि भाई कुकर में केक बनाने की रेसिपी क्या होती है, बैटर को रख दो कुकर में और नीचे या तो रेत रख दो या तो फिर नमक रख दो और उसको हीट करो एकदम अच्छे, एकदम मतलब हाई फ्लेम पे। नमक पिघलता नहीं है, इसीलिए वहां पे हम बेक करने के लिए नमक को यूज करते हैं। वो सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा पर पिघलेगा
नहीं। टेम्परेचर मेंटेन, हाई टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम कुकर में नमक नीचे डालते हैं, उसके ऊपर हमारा बैटर रखते हैं, ठीक है। तो नमक पिघलता नहीं है, इतनी हाई फ्लेम में भी वो नहीं पिघलता। एक एग्जाम्पल था, ठीक है, मैंने बस ऐसे बता दिया आप लोगों को ताकि आप लोगों को याद रहे, इसी चीज से, इन्हीं छोटे छोटे एग्जाम्पल से चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, सेकेंड पॉइंट में हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हाई होगा। लिख लो इन दोनों पॉइंट्स को। थर्ड पॉइंट की बात करें हम लोग, चलिए देखिए जो थर्ड पॉइंट है वहां देखो, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में एक बात बताई थी। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप पानी में कोई एसिड, कोई बेस या कोई सॉल्ट डालते हो, ठीक है, तो पानी उसको क्या करता है, वाटर क्या करता है, उसको आयंस में तोड़ देता है। ये बात हम लोगों ने पढ़ा है। HCl को पानी में डालोगे तो वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को तोड़ देगा। कोई भी चीज अगर पानी में डालने पर आयंस में टूट रही है, इसका मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो गई, ठीक है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी चीज को मतलब अगर कोई चीज पानी में डिसॉल्व हो गई, इसका मतलब वो आयंस में टूट गई, या अगर कोई चीज आयंस में टूट रही है तो मतलब वो पानी में डिसॉल्व हो रही है। कोई चीज पानी में तभी सॉल्युबल है जब वो आयंस में टूट सके। अब भाई आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स तो आयंस से भरे हुए हैं। जैसे ही पानी में डालोगे वैसे ही पानी उसको तुरंत बड़ी ही आसानी से आयंस में तोड़ देगा, ठीक है, तुरंत उसको आयंस में तोड़ देगा। और आयंस में टूट गया मतलब क्या, कि इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही है, ठीक है, क्या कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अगर आपसे पूछता है कि व्हाई, तो वहां पे आप वैसे पूछेगा नहीं, बट स्टिल अगर इन केस आपको पता होना चाहिए कि क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज इट कैन बी ब्रोकन इनटू आयंस, ठीक है। पानी उसको आयंस में तोड़ सकता है, आयनिक कंपाउंड्स को, क्योंकि उसमें चार्जेस हैं, उसमें आयंस पहले से ही हैं, तो पानी उसको आयंस में तोड़ सकता है, इसीलिए वो पानी में सॉल्युबल है, ठीक है। वाटर में आयनिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। यही रीजन है कि जब आप पानी में नमक डालते हो तो नमक बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर वेरी इजीली, ठीक है। पर ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब जैसे पेट्रोल, ठीक है, ऑर्गेनिक है ये, हम बनाते नहीं है, हम जमीन से निकालते हैं पेट्रोल को, ठीक है। तो पेट्रोल हो गया, जैसे आपका ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। बेंजीन इज एक चीज होती है जिसके बारे में आप चैप्टर 4 में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लोगे। तो बेंजीन हो गया, ये सब कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स मतलब जिसमें हम चीजों को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो कि मतलब जिसमें आयनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व नहीं होते, इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही होगा, क्या कि दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल हैं, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे आपका हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, जैसे हो गया आपका अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका हो गया पेट्रोलियम, ठीक है, एक्सेट्रा। ये कुछ ऑर्गेनिक बहुत होते हैं, मिथेनॉल, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, बहुत सारे होते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना सफिशिएंट है। सो दीज आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। चलिए अब फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है, ठीक है, अगर किसी चीज में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करानी है तो आप कैसे फ्लो कराओगे। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए क्या चीज जरूरी है, वो है चार्ज, ठीक है। अगर कहीं पर चार्ज है, अगर कहीं पर आयंस हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे भी चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी। अगर चार्ज नहीं है, आयंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। अब जरा मुझे बताओ, आयनिक कंपाउंड्स में तो चार्ज ही चार्ज है ना, आयनिक कंपाउंड्स इज फुल ऑफ आयंस,
चार्ज ही चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए, है ना, बिल्कुल करनी चाहिए, करती भी है, पर सिर्फ सॉलिड स्टेट को छोड़कर। सॉलिड स्टेट में बहुत ध्यान से सुनना इन बातों को जो मैं बता रही हूं, सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। चार्ज है, आयंस है, पर उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपका जो चार्ज है वो फ्लो करना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यही बोलते हैं। तो जो भी आपका चार्ज है वो फ्लो करना चाहिए। आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज तो है भाई, पर वो क्या फ्लो कर पाते हैं? नहीं। वो फ्लो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है। सोडियम ने क्लोरीन को, सोडियम आयन ने क्लोरीन आयन को इतने स्ट्रांगली एक दूसरे से अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है कि वो मूव ही नहीं कर पाता, वो फ्लो ही नहीं कर पाता सॉलिड स्टेट में। आई बात समझ में? तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट। पर जैसे ही आपने पानी में नमक डाल दिया, जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया मतलब कौन सा स्टेट? एक्वस स्टेट। बता चुकी हूं मैं ये बात, एक्वस स्टेट मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे ही आपने आयनिक कंपाउंड्स को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, यानी कि एक्वस स्टेट में ले आए आयनिक कंपाउंड्स को, वैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाएगा और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में, अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे ही पानी में डालोगे, पानी क्या करता है, सोडियम Na पॉजिटिव अलग, Cl नेगेटिव अलग, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ देता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने NaCl को पानी में डाला, सोडियम पॉजिटिव अलग, क्लोरीन नेगेटिव अलग, दोनों एकदम अलग अलग, आराम से फ्लो करेगा चार्ज, ठीक है। तो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स, सॉलिड स्टेट में नहीं करते। मोल्टन स्टेट में भी करते हैं। मोल्टन स्टेट मतलब अभी हमने बताया था, सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है आपका, उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर दो, इतना कि वो पिघल जाए, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, आई नो, पर इम्पॉसिबल तो नहीं है। हम लोहा पिघला लेते हैं तो नमक भी पिघला सकते हैं, है ना। तो फिर NaCl को इतना ज्यादा टेम्परेचर दिया कि वो पिघल गया, वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। उस केस में भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, क्योंकि जब वो पिघल गया तो पार्टिकल, जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो पार्टिकल्स दूर होते हैं एक दूसरे से। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दिया, सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम पास, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं कि नहीं, तो थोड़ा सा दूर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा बहुत फ्लो कर सकता है, चार्ज जो है वो थोड़ा बहुत फ्लो कर सकते हैं। और क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं इसीलिए मोल्टन स्टेट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को मेल्ट कर दे रहे हो तो हम उसको मोल्टन स्टेट बोलते हैं, लिक्विड स्टेट नहीं बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलते हैं? मोल्टन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट है उसको लिख लें आप कि दीज या दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन कौन से स्टेट है? एक्वस स्टेट एंड मोल्टन स्टेट, but not in solid state, ठीक है। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रीजन वैसे इसका पूछा नहीं जाता, बट रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें आता नहीं है। सॉलिड स्टेट में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। एक्वस स्टेट में क्यों कर दिया? क्योंकि एक्वस स्टेट में चार्ज जो है वो अलग हो गए, ठीक है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, दैट इज व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोल्टन स्टेट में भी यही सेम चीज हुई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, ओके। तो ये हो गए आपके आयनिक कंपाउंड्स के 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज।
सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज मैं इस वीडियो को वाइंड अप कर रही हूँ। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 2021-22 में यहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद का जो पोर्शन है विच इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स या मेटलर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हालांकि मैं वो वीडियोस बनाऊंगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हम करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो हमारी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स यानी कि मेटलर्जी पे ही आएगी। बट सीबीएसई के लिए इतना ही सिलेबस आपके टर्म 1 में आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसके आगे की वीडियोस देख सकते हैं, फायदेमंद होगा, और नहीं तो स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 4, जब ये चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका चैप्टर 4 दोबारा आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज पुट योर थॉट्स, पुट योर सजेशंस, कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट दिस वीडियो इन द कमेंट सेक्शन में जरूर उसको फॉलो करूंगी, उसको देखूंगी और रिप्लाई करूंगी। एंड बाय बाय।